गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 9 विशेषण का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन और उसके कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, जैसे एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। निश्चित परिमाणवाचक, देखिए इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना, वो एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा लीटर दूध 11 रुपये का है। देखिए यहाँ आधा लीटर दूध 11 रुपये का है, यानी कन्फर्म हो रहा है कि निश्चित हो रहा है कि आधा लीटर दूध है ना, वो 11 रुपये का ही है। मेरा विद्यालय घर से 4 किलोमीटर दूर है। इसमें भी निश्चित है कि मेरा जो घर है वो विद्यालय से, मेरे स्कूल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है हमारा 25 किलो आटा पर्याप्त है। यानी देखिए, अगर कहीं पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो मतलब उसमें कंफर्म हो रहा है कि यहाँ सिर्फ 25 किलो आटा पर्याप्त है, यानी 25 किलो आटा हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार 25 गज भूमि, 3 एकड़ जमीन, 25 फुट गहराई आदि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। देखिए ये जहाँ पे क्लियर है कि ये इतनी फुट गहराई है और ये इतने का है, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब है हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। देखिए, जिन विशेषण शब्दों द्वारा वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थाली में थोड़ी मिठाई है। अब देखिए थाली में थोड़ी मिठाई, अब कितनी है ये तो थोड़ी, कितनी थोड़ी ये पता नहीं है, तो इस थाली में थोड़ी मिठाई है। कम तौलोगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे, यानी अगर कोई कम तौलता है तो उसके पास क्या है, लोग वह कम जाने लगेंगे। तो कम तौलोगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे। देखिए ये इसके अनिश्चितवाचक के ये उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण है, देखिए अधिक खाना रोगों को निमंत्रण देता है। यानी अधिक खाना खाने से क्या है, शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इतना परिश्रम शरीर को थका देता है, यानी ज़्यादा काम करना शरीर को थका देता है। उसके पास बहुत धन है, यानी उसके पास बहुत धन है। अब बहुत धन कितना, मतलब ये कोई मात्रा नहीं है कि 4 किलो 10 किलो 50 किलो, तो उसके पास बहुत धन है। तो देखिए इनमें सब में क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक हैं। इन सभी वाक्यों में यदि हम प्रश्न करें कितना, तो जवाब आएगा इतना, अधिक, बहुत। अब हमारा नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का आया है, वह लड़की कल जाएगी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कोई अध्यापक छात्र का अहित नहीं करता। तो देखिए इसमें यह लड़का आया है, यानी ये संकेत दे रहा है कि यह लड़का आया है। वह लड़की कल जाएगी, वह लड़की कल जाएगी, तो इसमें भी संकेत हो रहा है। तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोग कहाँ से आए हो, यानी ये सब संकेतवाचक विशेषण में होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें यहाँ हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, संक्षिप्त रूप में समझेंगे। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए मूल अवस्था, इस अवस्था में मूल रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की केवल विशेषता बताई जाती है। जैसे मीनाक्षी का कद लंबा है और लता परिश्रमी छात्रा है। यानी मीनाक्षी का कद लंबा है, मीनाक्षी लंबी है, और लता परिश्रमी मतलब लता है ना, वो मेहनती छात्रा है। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट है उत्तरावस्था। इस अवस्था में पहले व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या
वस्तु से की जाती है। जैसे रमा का कद मीनाक्षी से लंबा है। देखिए अब यहाँ रमा का कद है ना, मीनाक्षी से लंबा है, तो यहाँ रमा की तुलना मीनाक्षी से हो रही है। और सिमरन लता से अधिक परिश्रमी, यानी लता तो परिश्रमी थी लेकिन उससे अधिक कौन है, वो सिमरन है। तो यहाँ लता की तुलना सिमरन से की जा रही है। तो ये क्या है, उत्तरावस्था के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी समूह के बीच केवल एक व्यक्ति या वस्तु को ही सबसे अच्छा या बुरा माना जाता है। जैसे रमा सबसे लंबी है, सिमरन सबसे अधिक परिश्रमी है। देखिए यहाँ रमा सबसे लंबी है, यानी रमा सबसे लंबी है, और सिमरन सबसे अधिक, सिमरन है ना वो सबसे अधिक परिश्रमी है। देखिए नियम, मूल अवस्था के आगे उत्तरावस्था की अवस्थाओं में तर और उत्तमावस्था में तम जोड़कर इस अंतर को स्पष्ट किया जाता है। देखिए अब ये है मूल अवस्था, ये है उत्तरावस्था और ये है उत्तमावस्था। अब देखो ये है मूल अवस्था क्या होगी, अधिक, तो उत्तरावस्था क्या है, अधिकतर, और उत्तमावस्था है अधिकतम, यानी अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मूल अवस्था है न्यून, उत्तरावस्था होगा न्यूनतर और उत्तमावस्था होगा न्यूनतम। मूल अवस्था है उच्च, उत्तरावस्था है उच्चतर और उत्तमावस्था है उच्चतम। देखिए मूल अवस्था है हीन, उत्तरावस्था हीनतर और उत्तमावस्था हीनतम। यानी इसमें देखिए तर लगा है सब जगह और इसमें तम लगा है, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम। नेक्स्ट है निकट। अब देखिए उत्तरावस्था निकटतर और उत्तमावस्था निकटतम। मूल अवस्था निम्न, उत्तरावस्था निम्नतर और उत्तमावस्था निम्नतम। नियम, तुलनात्मक अवस्थाएं केवल गुणात्मक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषणों की होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। जैसे गुण, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। देखिए अब वो संख्या यानी अधिक, अधिकतर और अधिकतम। परिमाण, लघु, लघुतर और लघुतम। देखिए इसमें क्या है, उच्च जुड़ गया है और बाकी तो ये उच्चतर और उच्चतम वही है जो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, ये इसमें उच्चतम और इसमें उच्चतर। तो ये उच्च यानी संख्या अधिक हो गई और उच्चतर क्या हो गया, अधिकतर, और उच्चतम अधिकतम। इसी तरह से परिमाण, उच्च होगा लघु और उच्चतर लघुतर और उच्चतम लघुतम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम आगे कराएंगे। ओके।